हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट से मेरा जो भी हमारा थ्योरी का लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया था और उसका आइडियल मॉडल और जो रियलिस्टिक मॉडल था उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस की फाइनाइट डिफरेंस फॉर्म थी उनको हम लोगों ने एलेबोरेट किया था। जैसा कि मेरे पास स्लाइड्स एज इट इज सामने हैं। वैसे बात 5-6 किलो की चेयर होती है, चिप्स के 35-35 किलो के बैग उठाए होते हैं, 5 किलो की चेयर बंदा थोड़ी सी उठा के आगे पीछे मूव कर लेता है। सो एनी हो, हम लोगों ने जो डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस की थी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए एंड सिमिलरली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज के लिए, वो हमारे पास कुछ इस तरह से थी। इनकी जब हम लोगों ने फाइनाइट डिफरेंस में फॉर्म क्रिएट की थी वो हमारे पास कुछ इस तरह से थी, जो आपके पास x की, y की और vx और vy की इक्वेशंस थी। ये फाइनाइट डिफरेंस फॉर्म इस वजह से हैं कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए, अगर आप लोगों ने एफएससी की फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के अंदर देखा होगा तो वहाँ पे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डिफरेंस मेथड या फिर फाइनाइट डिफरेंस फार्मूला जो था उसी को यूज़ करते हुए इसको फर्दर इन्हांस किया जाता है कि प्रीवियस में से नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करके और जो उनके दरमियान टाइम स्टेप की वैल्यू है उसे डिवाइड करवा दें तो वो उसके जो टाइम रेट ऑफ चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई वो कैलकुलेट हो जाएगा। सो अगेन ये जो हमारे पास मॉडल था वो हमारे पास आइडियल मॉडल था, बट इन प्रैक्टिस हम लोगों ने डिस्कस किया कि देयर आर पैरामीटर्स इन द मोशन ऑफ एनी प्रोजेक्टाइल। वो पैरामीटर उसकी मोशन को क्या कर रहे होते हैं, इफेक्ट कर रहे होते हैं। उन पैरामीटर्स को डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने ड्रैग फोर्स को डिस्कस किया था। ड्रैग फोर्स हमारे पास कुछ इस तरह से थी, इसमें B1 और B2 जो थे वो हम लोगों ने इनको डिटेल से डिस्कस किया था कि जहाँ पे वेलोसिटी बहुत कम होगी वहाँ पे हमारे पास B1 जो पैरामीटर होगा वो डोमिनेट करेगा, और जहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे B2 जो पैरामीटर होगा वो डोमिनेट करेगा। फॉर द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन वी डिस्कस के वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, सो इस वजह से B2 जो पैरामीटर होगा वो डोमिनेट करेगा और B1 को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बेस्ड अपॉन दिस फिर हम लोगों ने ड्रैग फोर्स को डिस्कस किया। ड्रैग फोर्स की जो भी फॉर्म थी उसको हमने उन इक्वेशंस के अंदर ऐड करवा दिया जो कि उसकी मोशन के ऊपर इफेक्ट कर रही थी। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी जिसकी मदद से हम अपने मॉडल को क्या कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फिर उसके सोल्यूशन की तरफ आएंगे। सपोज करें कि एक बॉडी जब हवा में मूव कर रही होती है तो उसकी जो हवा की जो डेंसिटी है वो जैसे जैसे वो हाइट पे बॉडी हम लोग जाते जाएंगे तो जो हवा की डेंसिटी है वो बेस्ड अपॉन द हाइट या बेस्ड अपॉन द एल्टीट्यूड चेंज हो रही होती है। यानी कि डेंसिटी ऑफ एयर जैसे जैसे हम लोग अपर हाइट में जाना शुरू हो जाते हैं तो उसकी डेंसिटी जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। यानी कि डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो आपके पास कांस्टेंट नहीं रहती, वो वेरी करती है और वो डिपेंड कर रही होती है एल्टीट्यूड के ऊपर कि आप कितनी हाइट के ऊपर चले गए हैं। यानी कि अगेन के जो जिसमें आप लोग एयर के अंदर मूव कर रहे हैं उस एयर की जो डेंसिटी है वो हाइट वाइज वेरी कर रही है। जैसे जैसे आप बुलंदी पे जाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी डेंसिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी एंड सो ऑन। अब अगर हम लोग इस मॉडल के अंदर लास्ट टाइम हमने इनके ड्रैग फोर्स को इन्वॉल्व किया था, सिमिलरली अगर डेंसिटी को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना है ताकि इसमें हम लोग डेंसिटी की प्रॉब्लम को हैंडल कर सकें और एट द एंड हम लोग देखेंगे कि जो इसका पाथ बनता था जो कि आइडियल के केस में था या रियलिस्टिक केस में था उसमें अगर डेंसिटी की करेक्शन कर दी जाएगी तो देन जो उसकी रेंज होगी, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल वो भी आपके पास वेरी करेगी। रेंज से क्या मुराद है, हॉरिजॉन्टल रेंज वो अगर सपोज करें 10 किलोमीटर जाके उसने ग्राउंड को हिट करना था आफ्टर अ रीजनेबल फ्लाइट तो वो एक्चुअली 12 किलोमीटर्स के ऊपर जाके ड्यू टू डेंसिटी फॉल कर रहा होगा। सो इन पैरामीटर्स को हम लोग देखने के लिए अब एक चीज़ और ध्यान में रखें कि जब हम लोग डेंसिटी की बात करते हैं या डेंसिटी ऑफ एयर की बात करेंगे तो ये हमारे पास प्योर आइसोथर्मल प्रोसेस की डिस्कशन आ जाती है। इनमें मैं उन फार्मूलाज को एलेबोरेट करूंगा बट हाउ दे दोस फार्मूलाज कम फ्रॉम आप लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर उनको जरूर पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ लिया या पढ़ रहे हैं अभी? पढ़ना तो उसमें आप लोग उसकी डिटेल जरूर पढ़ेंगे। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दोस फार्मूलाज बट आई विल डिस्कस
कि ये वाले हम लोगों ने लास्ट टाइम आइडियल विद नो ड्रैग और विद ड्रैग के साथ ग्राफ डिस्कस किए थे। सो जब हम लोग अपने प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशंस के अंदर डेंसिटी की करेक्शन करते हैं, डेंसिटी की प्रॉब्लम मैं आप लोगों को एलेबोरेट कर चुका हुआ हूँ कि जैसे जैसे हम लोग एयर में मूव कर रहे होते हैं और एक एल्टीट्यूड हमारा चेंज हो रहा होता है, तो डेंसिटी जो है वो एल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, तो उसकी वजह से आपका जो फार्मूला होगा वो भी चेंज होगा। और अगर आप फार्मूला चेंज नहीं करते तो देन जो आपके पास एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज आनी चाहिए या जो आपका एक्सपेरिमेंट होगा वो एग्जैक्ट टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा। सो इस वजह से सिमिलर जिस तरह से भी डेंसिटी करेक्शन है, सिमिलरली फ्यूचर में रियलिस्टिक केस के अंदर हम लोग मैस की करेक्शन भी करते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल बॉडी होती है उसकी सेल्फ अपनी मैस जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही होती है। तो आपके सिलेबस के अंदर फॉर द टाइम बीइंग ये डेंसिटी करेक्शन को डिस्कस किया गया है, सो इस वजह से हम लोग वहीं तक रहेंगे। मैथ करेक्शन अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग गूगल के ऊपर जाके उसकी डिटेल देख सकते हैं। सो जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने डिस्कस किया कि जो डेंसिटी है वो एल्टीट्यूड का फंक्शन है और उसमें हमारे पास ये जो डेंसिटी करेक्शन है वो प्योर आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि इसमें आपके पास जो टेम्परेचर है फिलहाल हम उसको कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करते हैं और जो प्रेशर होता है वो आपके पास एल्टीट्यूड के ऊपर जिस फार्मूला की मदद से डिपेंड कर रहा होता है वो आपके पास कुछ इस तरह से है। प्रेशर यहाँ पे y आपके पास हाइट है या आप इसको सपोज कर सकते हैं एल्टीट्यूड है, ठीक है। y आप लोग इसको क्या ज्यूम कर सकते हैं, यानी कि प्रेशर जो है वो बेसिकली प्रेशर या जो डेंसिटी है वो बेस कर रही है एल्टीट्यूड यानी कि हाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है, और उसका जो फार्मूला होगा हो सकता है आप इसकी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर आप इसकी प्रॉपर डेरिवेशन कंप्लीट पढ़ें, क्या ये फार्मूला कैसे ड्राइव होता है, बट वो हमारा टास्क नहीं है, हमने जस्ट इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स क्या हैं, इसमें m आपके पास एवरेज मास ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स है, इसके अलावा g आपके पास ग्रेविटी है, y अगेन आपके पास हाइट है, k भी आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और t टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। सो फर्दर जो है जब ये जो प्रेशर है वो एल्टीट्यूड डिपेंडेंट है, अब इसको हम लोग फार्मूला के अंदर किस तरह से इनकॉर्पोरेट करेंगे। नाउ जब आपके पास आइडियल गैस है, आइडियल गैस में नॉर्मली हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, मतलब उसको प्योरली हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम देते हैं। सो अगेन आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो प्रेशर या डेंसिटी है वो किस तरह से वेरी कर रही होती है। यहाँ पे जो रो नॉट है वो आपके पास सी लेवल डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया गया है, एंड सिमिलरली वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वाई और वाई नॉट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो वाई नॉट की वैल्यू है इसको बेसिकली इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। यहाँ पे वाई नॉट की जो वैल्यू है वो के बी टी ओवर एम जी के इक्वल है। जब ये वैल्यू दोबारा इसमें पुट करेंगे तो अगेन आपके पास प्रीवियस वाली फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पे मैंने वाई नॉट एज इट इज के बी आपके पास सबस्क्रिप्ट है, टी आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ओवर एम जी, जिसकी जो राउंड ऑफ वैल्यू है वो आपके पास 1.0 into 10⁻⁴ की फॉर्म में दी हुई है। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये ध्यान में रखें, ये जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ पे हम लोग जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उस टी की वैल्यू को 1 पुट कर रहे हैं, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, और वहाँ पे हम लोग एयर मॉलिक्यूल की जो मास है उसको इनकॉर्पोरेट करके जी की वैल्यू को इनकॉर्पोरेट करके ये राउंड ऑफ 1.0 into 10⁻⁴ के इक्वल आती है। सो अगर ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे वाई नॉट की जगह पे पुट करेंगे तो आपके पास ये जो प्रीवियस रिलेशन है एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो रिलेशन है आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ये जो रिलेशन है प्रेशर है, और यहाँ पे जो आपके पास रिलेशन दिया हुआ है वो डेंसिटी का दिया हुआ है। रो नॉट के साथ जो पैरामीटर है वो डेंसिटी एट सी लेवल है, यानी कि जो मिनिमम हाइट हो सकती है किसी भी जो प्रोजेक्टाइल टाइप मूविंग बॉडी की है। तो वो नॉर्मली हम लोग जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें जो इनिशियल वैल्यू ले रहे होते हैं वो सी लेवल को कंसिडर करते हैं। सो इस वजह से आप लोग मोस्टली स्लाइड्स के अंदर जो राइटअप किया हुआ है उसमें जो इनिशियल वैल्यूज होंगी उनके साथ सी लेवल को कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो अब फर्दर ये जो आपके पास अप्रॉक्सीमेशन है इसको हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि इसमें T जो है अभी भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है, ये आपके पास वेरिंग टेम्परेचर है। इसको फिक्स करने के लिए हम लोग जब
इस ये जो आपके पास अप्रॉक्सीमेशन है ये टेम्परेचर बेस्ड है, और जो आपके पास एयर है वो हीट के लिए यानी कि टेम्परेचर के लिए अच्छा कंडक्टर नहीं साबित होता। जब हम लोग एटमॉस्फेयर के अंदर मूव कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम लोग इस अप्रॉक्सीमेशन की बजाय हम लोग एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन की तरफ मूव करते हैं। यानी कि ये जो पीछे हमने अभी तक डिस्कस की है वो आइसोथर्मल अप्रॉक्सीमेशन थी। आइसोथर्मल में हमारे पास क्या था, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट था। लेकिन जब हम लोग एक एल्टीट्यूड जो कि 10 किलोमीटर अबव द हाइट ऑफ सी लेवल है वहाँ पे मूव कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपके पास टेम्परेचर जो है वो मेजर फैक्टर होता है। सो टू अवॉइड दैट हम लोग क्या करते हैं, इसी रिलेशन को थोड़ा सा इस तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं कि जो डेंसिटी है वो डिपेंड कर रही होगी सी लेवल डेंसिटी, और यहाँ पे अगेन जो आपके पास ए की वैल्यू है वो यहाँ पे दी हुई है एंड टी नॉट। अगेन इसकी अपनी डेरिवेशन है, वी आर नॉट गोइंग टू ड्राइव दीज फार्मूलाज कि हाउ दीज आर ड्राइव फ्रॉम प्रीवियस वन। सो आप इन फार्मूला को एज इट इज़ भी याद कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जब इनको सिमुलेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को इनको याद करना पड़ेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है इसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं उनको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया हुआ है। जो आपके पास ए की वैल्यू है 6.5 इंटू 10⁻³ के फॉर केल्विन है, ठीक है, नॉट किलो है, किलो केल्विन पर मीटर, हाँ जी, टेम्परेचर के लिए। नेक्स्ट जो है आपके पास ड्रैग फोर्स जो है उसमें हम लोग जो ड्रैग फैक्टर था जिसमें हम लोगों ने -B2V किया हुआ था, ठीक है, उस -B2V के साथ आप सिंपली क्या करेंगे, रो ओवर रो नॉट को मल्टीप्लाई करवा देंगे, रो ओवर रो नॉट को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो जो डेंसिटी करेक्शन होगी वो बेसिकली एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन के जरिए हो रही होगी। फिर से समझ लें कि जब हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक प्रोजेक्टाइल या एक मूविंग बॉडी इन द एयर वो एयर डेंसिटी के ऊपर भी फोकस बेस कर रही होगी, और जो एयर डेंसिटी है वो बेसिकली एल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, और उसका फार्मूला हम लोगों ने देखा उसके अंदर टेम्परेचर भी डिपेंडेंट था। और जबकि हम लोगों ने कहा बात की कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आपके पास जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होगा वो आपके पास कांस्टेंट होगा, ठीक है। बट जब हम लोग एट द फ्रॉम द सी लेवल जैसे ही 10 किलोमीटर हाइट के ऊपर होते हैं तो आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। सो इस वजह से हमारे पास जो आइसोथर्मल अप्रॉक्सीमेशन है वो वैलिड नहीं रहती, तो देन हम लोग एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन की तरफ जाते हैं। सो एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन का जो फार्मूला था डेंसिटी के लिए वो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अंदर जो इन्वॉल्व इनिशियल पैरामीटर्स हैं, रो नॉट अगेन आपके पास डेंसिटी एट सी लेवल है, ए की वैल्यू दी हुई है, वाई आपके पास अगेन जैसे हमने कहा कि एल्टीट्यूड है, हाइट है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो वाई की वैल्यू यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो जाएगी। टी नॉट जो है वो आपके पास सी लेवल टेम्परेचर है, और जो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दी हुई है वो 2.5 है एयर के लिए, और अगर कोई और मीडियम होगा तो अगेन इस ए की वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी। मसलन सपोज करें कि अगर आप मिसाइल एयर की बजाय समुंदर में सबमरीन की मदद से लॉन्च करते हैं तो वहाँ पे आपको जो मीडियम होगा वो वाटर होगा, तो वाटर के लिए जो ए की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। सो जब जो ड्रैग फैक्टर होगा, ड्रैग फोर्स होगी, वो हमारे पास मॉडिफाई हो रही होगी कि जो बी फैक्टर था वहाँ पे हम लोग रो ओवर रो नॉट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब मैंने जिस इस ए पैरामीटर को एक्सप्लेन करने के लिए किया है, सो डेफिनेटली जो इक्वेशन होगी वो अकॉर्डिंग टू दैट मॉडिफाई होगी, ठीक है। सो बेस्ड अपॉन द सिनेरियोज ही हम लोग इन फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। सो बच्चे लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो इक्वेशंस ड्राइव की थी वो कुछ इस तरह से थी। अगर इन इक्वेशंस को मैं वहाँ पे सामने रख लूँ तो सिंपली जो बी फैक्टर था, अगर आप लोग गौर करें तो जो ड्रैग फैक्टर था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट उसके साथ रो ओवर रो नॉट को मल्टीप्लाई करवा दिया है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर रो ओवर रो नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो किस चीज की इक्वल आ जाती है, e रेज टू पावर 1 माइनस ए वाई ओवर टी नॉट और रेज टू पावर ए। सो अगर ये वाली वैल्यू फिर दोबारा इसके अंदर पुट करेंगे, सपोज यहाँ पे ये जो इक्वेशन है रो ओवर रो नॉट के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो देन यहाँ पे भी रो ओवर रो नॉट, इस रो ओवर रो नॉट की जगह के ऊपर आप ये वाला कंप्लीट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं,
ठीक है। इट्स अप टू अस। जब हम लोग इनकी सिमुलेशन कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम लोग इनको दोनों मेथड से डिस्कस करेंगे। ये रो और रो नॉट जो है हम लोग यहाँ पे पुट करके इनकी वैल्यूज अगर फिक्स दी हुई हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर वो वेरी कर रही हैं अकॉर्डिंग टू वाई तो देन उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को इस एडियाबैटिक अप्रॉक्सीमेशन की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई मसला है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है, या तो समझ नहीं है या फिर है। तुम लेट इस वजह से आए थे कि क्योंकि तुम मसरूफ थे। सुना था कल तुम पूरे कसूर में लूर लूर फिरते रहे हो। हाँ जी। सो एनी हाउ बच्चे, फिर भी कोई मसला है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। और जब हम लोग इनके फर्दर ग्राफ को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो दो डॉटर ग्राफ दिए हुए हैं। डॉटर ग्राफ हैं वो आपके पास विदाउट डेंसिटी करेक्शन है, एक विदाउट ड्रैग है और दूसरा एक ड्रैग के साथ है। ठीक है। एंड जब आप लोग उसके अंदर जो डेंसिटी करेक्शन को इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो देन जो है वो आपके पास जो फार्मूला आएगा वो इक्वेशंस आएंगी, वो जो उसकी रेंज है फ्रॉम अगर 0 to 20 थी तो वो थोड़ी सी बढ़ के 26 या 27 के करीब चली जाएगी, यानी कि उसके पाथ के ऊपर इफेक्ट आएगा। और अगर आप इस डेंसिटी करेक्शन को कंसिडर नहीं करते तो आप एग्जैक्ट टारगेट को हिट नहीं कर पाएंगे। सो बच्चे इस यहाँ तक आपके सिलेबस के अंदर जो मॉडल था प्रोजेक्टाइल मोशन का उसमें ये डेंसिटी करेक्शन तक था। फिर आप लोग जब लैब्स में जाएंगे तो वहाँ पे आप मैस करेक्शन और इवन अर्थ की जो अपने एक्सिस के अराउंड मूवमेंट है उसको भी डिस्कस करते हैं। और भी बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जिनको आपको ज़हन में रखना पड़ता है फॉर मिसाइल सिमुलेशन। सो अगर कोई मसला है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई मसला नहीं है तो लास्ट लैब के अंदर जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था उसको ओपन कर लें, अगर कोई मसला है तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, छोटी नहीं होगी। लास्ट लैब के अंदर आपके पास सबसे कौन है ना